Hi friends, welcome to the channel UPSC on our tip. I hope you all are doing well. In today's video, we will learn about the very important literary theory, and this theory is new criticism. Apart from looking into the meaning and the definition of new criticism, we will look into the other dimensions that are related to this theory. And before I start this video, I would like to tell that I have already made the video regarding that what is literary theory. If you haven't to watch that video, I request you to go and watch that video in order to enhance your understanding regarding what is literary theory and other the concepts which are related to the meaning and the definition of a literary theory. Okay, so now without any further delay, let's start our today's video. Okay, as I have already told you that today's video is about what is new criticism. In this video, we will look into the introduction of new criticism, meaning and definition of new criticism, concept of new criticism, and other IMP words associated with new criticisms, just like what is autoteltic text, what is intentional fallacy, what is affective fallacy, what is close reading. ठीक है, ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स आर रिलेटेड टू न्यू क्रिटिसिज्म. इसके अलावा हम लोग देखेंगे अगर कोई इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कोई हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे नेट या फिर कोई अदर स्टेट टेट में, तो हम लोग देखेंगे कि वो किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं. ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में ये वीडियो है क्या. सबसे पहले मैं इसका जो इंट्रोडक्शन है वो आप लोगों को देना चाहूँगी ये बोल करके कि हम लोग व्हाट इज़ न्यू क्रिटिसिज्म डेप्थ में बाद में देखेंगे. मैं पहले एक सिंपल सा डेफिनेशन आप लोगों को बता दूंगी जिससे आप लोगों को थोड़ा सा रफ आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअल में ये है क्या. और जब आप लोग को एक रफ आइडिया मिल जाएगा तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को ईजिली ग्रास्प कर पाएंगे. तो सबसे पहले ये एक्चुअल में है क्या. ठीक है, तो देखिए ये जो न्यू क्रिटिसिज्म है ना, ये एक तरीके का स्टाइल ऑफ क्रिटिसिज्म है. क्या है? इट इज़ अ स्टाइल ऑफ अ क्रिटिसिज्म which is advocated by a group of academics writing in the first half of a 20th century. तो अगर कोई एकदम शॉर्ट वे में पूछता है कि व्हाट इज न्यू क्रिटिसिज्म, तो आप लोग क्या बताएंगे? इट इज़ अ स्टाइल ऑफ अ क्रिटिसिज्म जो कि कुछ ग्रुप ऑफ एकेडमिक्स के द्वारा चालू किया गया था. कब? फर्स्ट हाफ ऑफ अ 20th सेंचुरी में. यहाँ तक तो कहानी क्लियर होगी. अब आगे मैं आप लोगों को ये बोलूँगी, आप इस पिक्चर को ना बहुत अच्छे से देख लीजिए. ये पिक्चर अगर बोला जाए ना तो इस पूरी कहानी का समरी है. ठीक है, देखिए क्या बोल रही है पिक्चर. इवेल्युएट वर्क बेस्ड ओनली ऑन द टेक्स्ट इटसेल्फ. सिर्फ यही न्यू क्रिटिसिज्म का सार है. इफ ये एक समरी है. ठीक है, जब हम लोग किसी टेक्स्ट को सिर्फ उसके आधार पे इवेल्युएट करते हैं तो उसी को न्यू क्रिटिसिज्म कहा जाता है. ठीक है, तो ये एक लाइन पे था. अगर ये नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे और देखते हैं. और मैं बिल्कुल गारंटी दे सकती हूँ कि आगे आते आते आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. तो चलिए आगे देखते हैं. आगे न्यू क्रिटिसिज्म को देखने से पहले हम लोग इसका बैकग्राउंड, इसकी ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट को देखते हैं. तो देखिए अगर इसकी ऑरिजिन की बात करें ना, तो ये न्यू क्रिटिसिज्म जो है वो एक रिएक्शन के तौर पे इसका डेवलपमेंट हुआ है. और एक किसके रिएक्शन पे ये हुआ था? ओल्ड क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट. ये जो थियोरी आई थी ना हमारी न्यू क्रिटिसिज्म की, ये ओल्ड क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट पे आई थी. ठीक है, और ये कहाँ पे डेवलप्ड हुई है? तो ये यूएस नॉर्थ में हुई थी. ठीक है, तो अब ओल्ड क्रिटिसिज्म क्या होता है सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे. तो देखिए ओल्ड क्रिटिसिज्म क्या है? ये भी एक फॉर्म है क्रिटिसिज्म का. इसका मतलब क्या होता है इसको मैं आप लोगों को पहले एकदम नॉर्मल बताती हूँ. देखिए मान लीजिए कोई आपको कोई एक टेक्स्ट देता है. ठीक है, मान लीजिए कोई टेक्स्ट के आधार पे कोई पोयम है और आप उस पोयम को क्या करते हैं ना, आप उसको पढ़ने की बजाय आप पहले देखते हैं कि उसका ऑथर कौन है. ठीक है, फॉर एग्जांपल उसके ऑथर शेक्सपियर हैं. फिर वो किस समय में लिखी गई थी, उस समय हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था उस देश का, और उसके बाद फिर आप पोएम को जज करते हैं. तो इसे क्या बोलेंगे? ओल्ड वे ऑफ अ क्रिटिसिज्म. ठीक है, आप सिर्फ टेक्स्ट को उसके बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, आप उससे रिलेटेड हर चीज़ को देख करके उसका जजमेंट कर रहे हैं, उसको क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं. तो इस टाइप के क्रिटिसिज्म को हम क्या बोलते हैं? ओल्ड क्रिटिसिज्म. और ये कब चल रहा था इंडिया में?
20 सेंचुरी के पहले तक यही चीज़ चल रही थी। 1920 अगर मोर स्पेसिफिक बोले 1927 के पहले तक हमारे यूएस में वगैरह में जो क्रिटिसिज्म चल रहा था वो कौन सा चल रहा था, वो ओल्ड क्रिटिसिज्म चल रहा था। लेकिन इसके अगेंस्ट में किसका ओरिजिन हुआ, न्यू क्रिटिसिज्म का। तो ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा कि न्यू क्रिटिसिज्म क्या थी, एक ऐसी थियोरी थी जो कि ओल्ड क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट में डेवलप हुई थी। कहाँ पे हुई थी, तो ये यूएस नॉर्थ में हुई थी। तो यहाँ तक हमने ओरिजिन देखा। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग डेवलपमेंट देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए न्यू क्रिटिसिज्म वॉज अ फॉर्मलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, फॉर्मलिस्ट मूवमेंट को अभी हम जस्ट देखेंगे क्या होता है। इन अ लिटरेरी थियोरी दैट डोमिनेटेड इन अमेरिका लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन द मिडिल डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी। तो देखिए इसका डेवलपमेंट कब स्टार्ट हुआ, इसका डेवलपमेंट 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। और कहाँ पे स्टार्ट हुआ, अमेरिका में स्टार्ट हुआ। और ये किसके तौर पे डेवलप्ड हुआ, ये एक तरीके का फॉर्मलिस्ट मूवमेंट था। देखिए मैं यहाँ पे एक एक वर्ड में को मैं आपको एम्फसाइज कर रही हूँ, और हर मैं वर्ड को इसलिए क्लियर करूँगी क्योंकि जब आप कोई स्टैंडर्ड बुक को पकड़ेंगे ना तो वहाँ पे सिर्फ वर्ड्स दिए रहते हैं, फिर जब वो वर्ड्स क्लियर नहीं होंगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। इसीलिए एक एक वर्ड को मैं बार बार उस पर एम्फसाइज कर रही हूँ, उसको क्लियर कर रही हूँ, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँगी कि उन वर्ड को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक तरीके का फॉर्मलिस्ट मूवमेंट था। ठीक है, अब ये फॉर्मलिस्ट मूवमेंट क्या होता है, तो देखिए लिटरेरी थियरी में जो फॉर्मलिज्म जो है ना वो एक क्रिटिकल अप्रोच है, जिसका मतलब क्या होता है कि आप जो टेक्स्ट के इनहेरेंट फीचर है ना उनको आप अच्छे से एनालाइज करिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए आप लोगों को मैंने कोई पोयम दी है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास कोई पोयम है। जब आप उस पोयम को अच्छे से देख रहे हैं, ठीक है, आपने पोयम पढ़ ली, और सिर्फ अब आप उस पोयम के अंदर जो जो इनहेरेंट फीचर्स हैं, जैसे कि उसका ग्रामर कैसा है, उसका सिंटेक्स्ट कैसा है, ठीक है, उसमें कौन सा मीटर यूज़ किया गया है, जब आप इस बेसिस पे जब आप किसी टेक्स्ट को जब आप एनालाइज करेंगे तो इसे क्या बोला जाता है, फॉर्मलिज्म। और जस्ट मैंने आप लोगों को पहले क्या बताया था, न्यू क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है, जब किसी टेक्स्ट को आप सिर्फ उसके बेसिस पे अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं तो वो क्या होता है, न्यू क्रिटिसिज्म। तो अब मुझे लगता है कि अब आप बता पाएंगे कि क्यों बोला गया है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ फॉर्मलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि इसका ऑरिजिन कैसे हुआ और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। ठीक है, अब आगे हम लोग जो देखने वाले हैं वो अब हम लोग इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ अ न्यू क्रिटिसिज्म। ठीक है, अब मेन एक्चुअल में न्यू क्रिटिसिज्म क्या होता है ये देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले ना ये याद रखिएगा कि जो न्यू क्रिटिसिज्म वर्ड है ना, इसको कॉइन किसने किया था, J.E. स्पिनगम ने किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों की UGC नेट पॉइंट ऑफ व्यू से, याद करिएगा कि ये जो टर्म है उसको किसने कॉइन किया था, J.E. स्पिनगम ने किया था। ठीक है, इसके बाद ये मूवमेंट कैसे बना, तो जस्ट जब इन्होंने वर्ड को जब इन्होंने क्या किया, कॉइन किया ना, इसके 2 साल बाद जॉन क्रो रैनसम करके एक पर्सनैलिटी है, इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था द न्यू क्रिटिसिज्म। ठीक है, 1941 में ये बुक पब्लिश हुई थी, और इसी बुक से इस बुक का जो टाइटल था द न्यू क्रिटिसिज्म, इसी बुक के आधार पे इस मूवमेंट ने अपना नाम लिया। तो अब याद रहेगा आप लोगों को कि जो टर्म था वो किसने किया है, J.E. स्पिनगम ने किया था, जबकि ये मूवमेंट जो है वो कहाँ से अपना नाम लिया है, इसने नाम लिया है जॉन क्रो रैनसम की बुक द न्यू क्रिटिसिज्म से। ठीक है, अब इसके बाद लेकिन इसका जो जेनेसिस है ना वो I.A. रिचर्ड के प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म से हुआ है। ठीक है, तो हु इज़ द फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, तो I.A. रिचर्ड होंगे। अब कैसे है, तो देखिए I.A. रिचर्ड ने अपने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म से न्यू क्रिटिसिज्म का बेस रखा, फाउंडेशन रखा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे जानने वाली बात है कि अब ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्या होता है। ठीक है, तो मैं ये बताऊंगी कि जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है ना, ये एक तरीके का पैडागॉगी एक्सपेरिमेंट था। पैडागॉगी एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, जब आप बच्चों के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो उसे कहा जाता है कि पैडागॉगी एक्सपेरिमेंट। देखिए इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, ये जो I.A. रिचर्ड्स थे, इन्होंने कुछ बच्चों को क्या किया, कुछ पोएम्स के पेपर दे दिए। ठीक है, और कुछ पोएम्स दी, और उनको उन्होंने कहा कि अब आप इस पोएम को पढ़िए और इनको एनालाइज करिए। और उस पोएम के बारे में I.A. रिचर्ड्स ने बच्चों को कुछ भी नहीं बताया था कि ये किसके द्वारा लिखी गई है, हु इज़ ऑथर ऑफ दैट पोएम, और उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था। तो बच्चों ने क्या किया, अपने अपने बेसिस पे उसको इवेल्युएट किया और उन्होंने लिख के दिया।
तो आइए रिचर्ड ने क्या नोटिस किया कि हर बच्चे ने अपने हिसाब से पोएम को लिखा है, ठीक है। तो उससे उन्होंने ये बताया कि अगर किसी की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में ना पता चले तो हर कोई अपने अपने बेसिस पे लिखता है, टेक्स्ट के बेसिस पे लिखते हैं। और इसी को उन्होंने क्या कहा, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। और इसी चीज़ को उन्होंने क्या कहा, क्लोज रीडिंग स्किल भी कहा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्या होता है। तो एक तरीके का एक क्या था, एक्सपेरिमेंट था, किसके द्वारा किया गया था, आइए रिचर्ड्स के द्वारा किया गया था। अब यहाँ तक तो सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अभी तक हम लोगों ने देखा कि ऑरिजिन क्या था, डेवलपमेंट क्या था और क्या कॉन्सेप्ट है बिहाइंड में। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ न्यू क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो देखिए, इट इज़ अ नेम गिवन टू अ स्टाइल ऑफ अ क्रिटिसिज्म एडवोकेटेड बाय अ ग्रुप ऑफ academics राइटिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ अ 20th century, ठीक है। New criticism, like formalism, tended to consider text as a autonomous and closed, meaning that everything that is needed to understand and work in a present with it. तो ये तो सिर्फ ऐसा लगा कि मैंने सिर्फ पढ़ दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए, जो न्यू क्रिटिसिज्म है ये एक तरीके का क्रिटिसिज्म का स्टाइल है जो कि 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। और ये किसके से रिलेटेड है, फॉर्मलिज्म से रिलेटेड है। और इस क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है कि कभी भी आपको कोई भी टेक्स्ट है वो सिर्फ आप टेक्स्ट के बेसिस पे उसका इवैल्यूएशन करिए, ना कि उसके ऑथर की बायोग्राफी के बेसिस पे, ठीक है ना। और किसी भी चीज़ को आप मत ध्यान पे रखिए, सिर्फ आपको टेक्स्ट की ब्यूटी से ही टेक्स्ट का एनालाइज करना है, ठीक है। और इसी वजह से इसका सबसे सिंपलिस्टिक डेफिनेशन क्या है, आर्ट फॉर द आर्ट सेक। ये भी याद रखिएगा, ये आप लोगों के एग्जाम पे आता है कि आर्ट फॉर द आर्ट सेक जो है वो किस लिटरेरी थ्योरी से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा, न्यू क्रिटिसिज्म से। आर्ट फॉर द आर्ट सेक का मतलब क्या होता है, सिर्फ आर्ट की ब्यूटी को ध्यान पे रखिए और उसी के बेसिस पे आप उसको एनालाइज करिए। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मीनिंग। तो अब मुझे लगता है अब आप लोग अब आप लोग को पूरा क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज न्यू क्रिटिसिज्म, ठीक है। न्यू क्रिटिसिज्म इज अ स्टाइल ऑफ अ क्रिटिसिज्म इन विच वी क्रिटिसाइज द टेक्स्ट ओनली। अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है और मैं ये कहूँगी कि अगर आप एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो इस स्लाइड को आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये वन लाइनर है और ये सिर्फ आप लोगों को याद करना है। एकदम जो अभी तक हमने पढ़ा है बेसिकली वही है कि न्यू क्रिटिसिज्म जो है वो 1929 पे आया और कहाँ से स्टार्ट हुआ, अमेरिका में स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, ये कहता है कि ऑथर का बैकग्राउंड टेक्स्ट पढ़ने के लिए या टेक्स्ट को क्रिटिसाइज या एनालाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ क्या लिखा है टेक्स्ट में सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ यही दो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आइए रिचर्ड फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने अपने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में इस वर्ड को स्टार्ट किया, चालू किया। और ये मेनली किस पे बेस्ड है, ये जो है ऑटोटेल्टिक टेक्स्ट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब ऑटोटेल्टिक टेक्स्ट क्या होता है, ये ऑटोटेल्टिक टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो टेक्स्ट है ना वो अपने आप में खुद सेल्फ कंटेन्ड है और इंडिपेंडेंट है, उसे ऑथर के जेनर से, ऑथर के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछेगा कि ऑटोटेल्टिक का कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, तो ये न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है। और ऑटोटेल्टिक का मतलब क्या होता है, ऑटोटेल्टिक का मतलब ये होता है कि कोई भी टेक्स्ट जो है वो अपने आप में सेल्फ कंटेन्ड है और इंडिपेंडेंट है ऑथर के बैकग्राउंड से, ऑथर के स्टाइल से, किसी भी चीज़ से, ठीक है। तो ये पूरा था समराइज वे में व्हाट इज़ न्यू क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले थे, मीनिंग, इंट्रोडक्शन में मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले थे, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग एंड ओरिजिन एंड डेवलपमेंट पढ़ने वाले थे। इसके बाद अब हम लोग जो हैं, अब हम लोग न्यू क्रिटिसिज्म से जो भी रिलेटेड वर्ड्स हैं और जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, न्यू क्रिटिसिज्म जो है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे एम्फसाइज करता है, तो वो ये बोलता है कि टेक्स्ट के आप इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखिए। सिर्फ और सिर्फ ये सबसे ज़्यादा आप लोगों को किस चीज़ पे बोलता है कि ये आप जो हैं कभी भी किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं तो उसकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखिए, ना कि उसके एक्सटर्नल एविडेंसेस को। तो पहली चीज़ ये हो गई। सेकंड, ये क्या बोलता है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये बार बार मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। क्लोज रीडिंग पे ये एम्फसाइज करता है। किस चीज़ पे एम्फसाइज करता है, क्लोज रीडिंग को, ठीक है। अब क्लोज रीडिंग क्या है ये मैं आप लोगों को आने वाले आगे वीडियो के पार्ट में बताने वाली, ठीक है। तो
अब देखिए, ये तो मैंने बता दिया कि ये क्लोज रीडिंग पे एम्फसाइज करता है, वो भी पर्टिकुलरली किस पे, पोइट्री पे बोलता है, ठीक है। तो यहाँ तक ये इसकी बहुत जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो न्यू क्रिटिसिज्म की वो यही है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं जो कि न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है। देखिए, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है ना वो इससे रिलेटेड है, वो क्या है, ऑर्गेनिक यूनिटी। क्या है, ऑर्गेनिक यूनिटी। अब लिटरेचर में जो ऑर्गेनिक यूनिटी का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, प्लेटो ने दिया था, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको न्यू क्रिटिक्स ने इस वर्ड को पॉपुलर किया। अब देखिए, अब न्यू क्रिटिक्स में कौन था, तो क्लेंथ ब्रुक्स ने, ठीक है, इस वर्ड को इन्होंने बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया। अब ऑर्गेनिक यूनिटी का मतलब क्या होता है, देखिए ऑर्गेनिक यूनिटी ये बोलता है कि कोई भी चीज़ है ना वो अलग अलग पार्ट्स से मिल के बनी हुई है, और ये पार्ट्स जो हैं वो आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक यूनिटी इज द आइडिया दैट अ थिंग इज मेड अप ऑफ अ इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स, ठीक है। जैसे कि हमारी बॉडी जो है वो कई सारे ऑर्गन्स से मिलकर के बनी हुई है, और सारे ऑर्गन्स क्या हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि हमारा दिल निकाल देंगे तो हमारी पूरी बॉडी काम करेगी, लीवर निकाल देंगे तो काम करेगी, हाथ निकाल देंगे तो काम करेगी। हर पार्ट का आपस में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सिमिलरली सोसाइटी भी जो उसके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट है, और सारे कॉन्स्टिट्यूएंट का अपना अपना रोल है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिक यूनिटी क्या होती है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है न्यू क्रिटिसिज्म का वो है क्लोज रीडिंग, ठीक है। अब देखिए, क्लोज रीडिंग का मतलब क्या होता है। क्लोज रीडिंग जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म में है, जो वर्ड है ना, वो इस चीज़ को बताता है कि देखिए, आप कोई भी एक टेक्स्ट का पैसेज ले लीजिए, ठीक है, और उस पैसेज के हर एक वर्ड को बहुत अच्छे से पढ़िए। कि जैसे अगर मैं, ये हमारी प्रेजेंट वाली स्लाइड है, अगर आप इसी को देख लेते हैं, तो जैसे पहले अपना पढ़ना स्टार्ट किया तो आपने क्लोज रीडिंग वर्ड आया, तो आप आगे ना बढ़ करके पहले क्लोज रीडिंग वर्ड को अच्छे से पढ़ेंगे, इसके बाद डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है इसको पढ़ेंगे, फिर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म आगे आ रहा है, इसको पढ़िए। केयरफुल का मतलब क्या होता है, फिर सस्टेन का मतलब क्या होता है। आप ऐसे करिए, ना कि पूरे एक बार में पूरे के पूरे टेक्स्ट को पढ़ने मत बैठिए। आप पहले कोई पैसेज ले लीजिए और उसको अच्छे से क्लियरली बैठ करके उसका केयरफुल एग्जामिनेशन करिए। उसके बाद इस टाइप की आप चीज़ को क्या बोलते हैं, क्लोज रीडिंग बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ आप लोग को समझ में आई होगी। और ये जो टेक्निक है इसको किसने लेकर के आया है इंग्लिश में, तो ये है आई.ए. रिचर्ड और उनके स्टूडेंट विलियम एम्पसन ने लेकर के आया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लोज रीडिंग का कॉन्सेप्ट इंग्लिश लिटरेचर में किसने लेकर के आया, तो वो है आई.ए. रिचर्ड और विलियम एम्पसन, ओके। अब आगे देखते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव फैलेसी, ठीक है। सबसे पहले ये टर्म जो है वो किसने कॉइन किया था, W.K. विमसेट एंड मुनरो बियर्ड्सले। किसने किया था, W.K. विमसेट एंड मुनरो बियर्ड्सले। किसमें, प्रिंसिपल ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म में किए थे। आई होप यहाँ तक ये क्लियर होगा। अब देखिए, इफेक्टिव फैलेसी एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। इफेक्टिव फैलेसी जो होता है इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी टेक्स्ट को, फॉर एग्जाम्पल आप पोयम ले लीजिए और उसको आप किस बेसिस में क्रिटिसाइज करते हैं, उसके इफ़ेक्ट के बेस में, खास करके उसके इमोशनल इफ़ेक्ट के बारे में। नहीं समझ में आया तो फिर से मैं बताती हूँ। इफेक्टिव फैलेसी का मतलब क्या होता है, जब आप किसी टेक्स्ट को, स्पेशली किसी पोयम को, किस बेसिस में उसको जज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उसके इमोशनल इफेक्ट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप अरिजीत सिंह का गाना सुन रहे हैं, ठीक है, और अब आप उस गाने को सुन रहे हैं, उस गाने के आप किसी और पहलू को नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ आप ये देख रहे हैं कि अरे उसके उस गाने को सुनने से आपके अंदर क्या इमोशनल, किसी को रोना आ जाएगा, किसी को कोई कोई आजकल हंसता भी है। कुछ लोग जो होते हैं जॉली टाइप के नेचर के, वो लोग उस गाने को सुनते भी हैं, सुन के हंसते कि अरे ये क्या गा रहा है, मतलब इस टाइप का होता है ना। तो जब आप किसी भी सॉन्ग या किसी भी टेक्स्ट को आप सिर्फ उसके इमोशनल बेसिस में, क्योंकि उसका इमोशनल इफेक्ट क्या पड़ रहा है रीडर पे, अगर इस बेसिस पे अगर आप उसको जज करते हैं तो इसको इफेक्टिव फैलेसी बोलते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कि जब आप किसी टेक्स्ट को इवेल्युएट करते हैं कि उसका इमोशनल इफेक्ट रीडर पे क्या पड़ा है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव फैलेसी। सिर्फ इतना ही जानना आप लोगों के लिए काफ़ी होगा। आगे वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, हमारा इंटेंशनल फैलेसी, ठीक है।
जैसे इफेक्टिव फैलेसी में हमने क्या देखा कि किसी भी टेक्स्ट का क्या इमोशनल इफेक्ट पड़ रहा है रीडर में। सेम इंटेंशनल फैलेसी क्या होती है, जब आप किसी टेक्स्ट को इस बेसिस पे एनालाइज कर देते हैं कि ऑथर का एक्चुअल में इंटेंशन क्या है, एक्चुअल में इंटेंशन ना जान करके कि उसका इंटेंशन क्या हो सकता है, इस बेसिस पे आप सिर्फ कर देते हैं जिससे नहीं समझ में आया। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे शेक्सपियर है, ये हम लोगों को पता है कि वो किस लिए फेमस है, ट्रेजिडीज के लिए फेमस है, ठीक है। अब आपने उनका वर्क ले लिया हैमलेट, ठीक है, ऑल्दो वो ट्रेजिडी है, बट बिना कुछ जाने बिना कुछ सोचे आपने पहले ही दिमाग में बना लिया कि अरे शेक्सपियर का है ये, तो ये पक्का ट्रेजिडी होगा, ठीक है। ना कि उस पूरे प्ले को आपने देखा और उसने वो क्या कहना चाह रहा है उस चीज़ को बिना देखे आपने अपने दिमाग में बता दिया कि वो यही कहना चाह रहा होगा, तो ये आपकी होती है इंटेंशनल फैलेसी। इसका एक और मैं आपको बहुत अच्छा ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देना चाहूँगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारे पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, ठीक है। आप सब लोग जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो नेचर के ऊपर पोएम्स लिखने के लिए बहुत फेमस हैं, ठीक है। आपने ये जान लिया कि अगर इनकी पोएम होगी तो ये नेचर पे ही लिखेंगे, पर इनकी एक पोएम है 1802, अगर आप उसको देखते हैं और जब आप पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि उसमें कहीं भी कोई नेचर के बारे में कुछ भी नहीं है, ठीक है, सब इंग्लैंड के रिफॉर्मेशन के बारे में है। तो अगर आप बिना उसका सब्जेक्ट मैटर पढ़े ही अगर आप बोल देते कि अरे ये पोएम जो है वो नेचर के बेसिस पे होगी, क्योंकि जो वर्ड जो है उनका इंटेंशन हमेशा नेचर को ब्यूटीफाई ग्लोरिफिकेशन करने के ऊपर होता है, उसके ऑर्नामेंटेशन के ऊपर करते हैं, तो वो जो फैलेसी होगी वो क्या होगी, आपकी इंटेंशनल फैलेसी होगी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से आप पीछे करके देखिएगा, मैं पक्का बोलती हूँ कि आप लोगों को पक्का ये समझ में आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही छोटा सा कंक्लूजन है कि जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा वो क्या था। तो देखिए, न्यू क्रिटिसिज्म क्या है। न्यू क्रिटिसिज्म एक फॉर्म का क्रिटिसिज्म है जो कि क्लोज रीडिंग, किसी भी वर्क के क्लोज रीडिंग को एम्फसाइज करता है, ठीक है। ये ओल्ड हिस्टोरिसिज्म को ये रिजेक्ट करता है, मतलब कि ये इस बात को नकारता है कि किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने के लिए आपको उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के, ऑथर के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखना ज़रूरी नहीं। वो ये सिर्फ क्या कहता है कि आपको किसी भी अगर वर्क को या टेक्स्ट को क्रिटिसाइज करना है तो सिर्फ आप टेक्स्ट को उसके बेसिस पे, उसके इंटरनल ब्यूटी के बेसिस पे आप उसको जज करिए, ठीक है। तो ये यहाँ तक का इसका कंक्लूजन था। आई होप ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की और आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और किसी भी टाइप का अगर आपको डाउट है या आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करिए और मैं उस पर वीडियो बनाने की बिल्कुल कोशिश करूँगी। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो आप लोगों को तो बिल्कुल करिए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू।